तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में हाइट के साथ वेरिएशन देख लिया था, है ना। और उसमें दो फॉर्मूले आए थे हमारे, कौन कौन से। एक तो फॉर्मूला आया था जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी अपॉन 1+h/r/e का होल स्क्वायर। एंड जब इसे हमने अप्रॉक्सीमेट किया था तो ये आया था जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r/e, इस टाइप का याद है। ये बताया था ये कब लगा अप्लाई करना है, ये जब h का वैल्यू ग्रेटर देन 500 किलोमीटर हो, और ये कब अप्लाई करना है जब h का वैल्यू लेस देन 500 किलोमीटर हो। क्लियर है। और अब बात ये आती है, ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको ऐसा गिवन हो कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g इफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 700 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ गया, मैंने बोला कि g का वैल्यू क्या होगा सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर, तो आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट क्वेश्चन तो इसका उल्टा भी फ्रेम हो सकता है। क्या उल्टा फ्रेम हो सकता है, ध्यान सोचें। आपसे मैं ये बोल दूं कि फाइंड आउट द हाइट, ध्यान समझना, फाइंड आउट द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ g विल बी 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। थोड़ा फील करें, क्वेश्चन उल्टा कर दिए। अभी क्या पूछ रहा था मैं, आपसे पूछ रहा था h दे दिया और मैंने g का वैल्यू पूछा। तो आपको जब h पता है तो आप इन दो फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये भी आपको पता है। बट जब क्वेश्चन उल्टा फ्रेम होगा कि मैंने आपको बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h इफ द वैल्यू ऑफ g विल बी 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस पे जो वैल्यू है उसकी 1/4 हो गई, तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। उसके लिए थोड़ा सा एक बात समझें आप कि अगर हम g का वैल्यू 1/4 कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हाइट तक जाना पड़ेगा। थोड़ा यहां पर फील करें। अगर h का वैल्यू ये वाला जो फॉर्मूला है, बात तो समझ में आ गई ना। क्वेश्चन की वैरायटी क्या हो सकती है कि मैंने आपसे h पूछ लिया और बोला कि g का वैल्यू इतना हो जाए। तो अगर h का वैल्यू 2 इंटू सपोज 500 किलोमीटर ले लेते हैं हम, और आर ई कितना हो जाएगा 6400, मीटर में नहीं बदला वो 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये g का वैल्यू हो जाएगा 1 - 10/64, मतलब कि g इंटू 54/64। अब 54/64 कर लेते हैं। 54 डिवाइड बाय 64, इट इज 0.8 ऑफ g। मतलब g का वैल्यू कितना रह जाएगा 0.8 मतलब हो गया g इफेक्टिव इज इक्वल टू g इंटू 0.8 मतलब 8/10, इतना रह जाएगा। बट सोचो तो इतना वेरिएशन हमें मिलेगा, मतलब 7 से 8%। कहां पर मिलेगा आपको वेरिएशन, आप देखो तो g का वैल्यू जो आप सरफेस पर, अगर आप 500 किलोमीटर ऊपर जाते हो, कितना 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपका जो g इफेक्टिव है वो कितना रह जाएगा, वो आपका g इफेक्टिव हो जाएगा 0.8 टाइम ऑफ इनिशियल g, मतलब 8/10, इतना वेरिएशन आएगा। बट अगर g का वैल्यू हाफ करना चाहते हो, 50% का वेरिएशन लाना चाहते हो, 25% का वेरिएशन लाना चाहते हो, मैंने बोला कि वो हाइट पता करो जब g का वैल्यू इनिशियल वैल्यू का 1/4 हो गया। 1/4 होने का मतलब क्या है कि उसके वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज आ गया, 25% का चेंज आ गया, मतलब 75% कम हो चुका है जी का वैल्यू। आपको ये बात समझ में आएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जी का वैल्यू कम होगा। तो अगर जी का वैल्यू सोचो इनिशियल वैल्यू का सिर्फ 25% रह जाए, यही हुआ ना g/4 का मतलब, कि जब आप ऊपर जाते रहे तो g का वैल्यू अगर g/4 हो गया, मतलब इनिशियल वैल्यू को कितना परसेंट रह गया, वो सिर्फ 25%। तो इतनी हाइट लाने के लिए, क्या वो हाइट इतने वैल्यू को, g के वैल्यू को इतना कम लाने के लिए क्या आपको कम से कम 500 किलोमीटर से ज्यादा ही हाइट जाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, पहले वाला। बट अगर मैं बोलूं कि g के वैल्यू में जो वेरिएशन आया वो 5% है, कितना परसेंट 5%,
2%, 1%, तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो बिना टेंशन के, ये वाला। बट अगर जी के वैल्यू, आप तो समझो कि जी के वैल्यू में अगर चेंज 1 से 6-7% तक हो रहा है ना, कि आपसे बोल दिया कि जी का वैल्यू 5-6% ही चेंज हो रहा है, तो आप फिर ये फॉर्मूला लगा लेना। बट अगर मैंने बोला कि क्वेश्चन बोला कि जी का वैल्यू g/4, g/9, g/8, g/4, g/3, तो आपको बिना टेंशन के फॉर्मूला लगाना है, एकदम क्लैरिटी अपने को। मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको ज्यादा फील आएगा। आपसे सिंपली बोला गया फाइंड दी एच, एच कहां से, फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, फाइंड एच फ्रॉम द अर्थ फॉर जी इफेक्टिव इज इक्वल टू g/9, ये आपको दे दिया। तो g का वैल्यू 1/9, 1/9 मतलब आप समझ ही गए। तो अब इसमें लॉजिकली सोचो कि g के वैल्यू में परसेंटेज जो चेंज आएगा, क्या वो 5-6-7% से ज्यादा है, क्लियरली लिख रहा है। इसका मतलब अगर 10, अगर सोचो g/10 भी होता तो 10g आ जाता वहां पर, है ना, 10% लगभग ज्यादा हो जाता। तो जब भी वेरिएशन g के वैल्यू में जब भी चेंज 7% से ज्यादा हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहले वाला। और पहले वाला लगाना तो आप क्या लिखोगे, सिंपली जी इफेक्टिव इज इक्वल टू g/1 प्लस h/re। जब फाइनल आंसर आएगा ना, तो उस चीज से भी एहसास हो जाएगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। कितना, g/9, तो g/9 इज इक्वल टू g1 प्लस h/re का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस h/re। तो h/re इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू re, विच इज नथिंग बट 2 इंटू 6400 किलोमीटर, या फिर हम यूं बोले h इज इक्वल टू किलोमीटर। आप खुद सोचो, अगर आपको g का वैल्यू g/9 करना है तो आपको इतना किलोमीटर, मतलब डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ ऊपर जाना पड़ेगा। तो सोचो कौन सा फॉर्मूला वैलिड होता, क्या जो हमने लगाया वही वैलिड हो सकता था। इसलिए इसमें एरर बस यही होता है, स्टूडेंट क्या करता है, बिना सोचे समझे वो जो फॉर्मूला है ना 1 - 2h/r वो लगाता है, और उससे अगर सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू अलग आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही, इसलिए ये गलती ना करें। इज दैट क्लियर, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मतलब जी का वैल्यू अगर 5-7% से ज्यादा चेंज हो रहा है तो आप पहला ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर 5% से कम हो रहा है, 2%, 1% ऐसा चेंज हो रहा है, तो फिर कौन सा लगाना है आपको, पहले वाला, जो सॉरी अप्रोक्सीमेशन वाला, g' इज इक्वल टू g1 - 2h/r। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट पर इसे नोट करो। अब हमने देखा था किसके साथ वेरिएशन, हाइट के साथ, अब हम देखेंगे डेप्थ के साथ। तो इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम, जैसे कई बार आपने, अच्छा चाहो तो ऐसे बस नोट ही कर लो इसको, किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना हो, किसी भी चीज में, यही की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स से किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%, ऐसे निकालते हैं ना। तो अगर मैंने आपसे बोला कि फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इफ h इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो आप फिर कैसे निकालोगे, तो आपको पता है किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है अपने को, परसेंटेज चेंज, तो आप क्या निकालोगे, फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस। अब चूंकि यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज है वो डिक्रीज ही होना है, क्योंकि फाइनल जो भी वैल्यू आएगी हाइट से जाने पर वो कम होती जाएगी, तो परसेंटेज चेंज ना बोल के परसेंटेज डिक्रीज बोल सकते हैं इसको हम। तो क्या बोलेंगे, g माइनस g' अपॉन g इंटू 100%, फाइनल सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। अब आपको फिर से एक बात समझनी होगी यहाँ पर, कि यहाँ पर फॉर्मूला बनाने से ज्यादा जरूरी क्या चीज है, फील करना, कि अगर परसेंटेज चेंज 5% से कम है, या 6% या 7% ज्यादा हम माने, अगर 5-6% से कम है परसेंटेज चेंज, अब आपको ये कैसे पता चलेगा सर परसेंटेज चेंज 5-6% से कम है ज्यादा है,
वो एक तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, ऑप्शन ऐसे गिवन हो 1%, 2%, 3%, 4%, तो आपको समझ में आ गया अच्छा जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो आपको फिर क्या रखना है, जी डैश का वैल्यू क्या रख दोगे आप, जी डैश का वैल्यू रख सकते हो आप जी -G1 - 2H/R। तो ये सब जगह कैंसिल आउट हो गया इंटू 100%। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2H/R इंटू 100%, ये फॉर्मूला लगा दिया। बट अगर मैंने बोला कि G का वैल्यू फाइंड आउट द परसेंट, अब H तो आपको गिवन होगा, तो मैंने अगर H बोल दिया कि H का वैल्यू है सपोज 1000 किलोमीटर, देन फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? ये फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं, मैं आपको क्लियरिटी से बता चुका हूँ कि H का वैल्यू समझ लो कि 300 400 मैक्सिमम, वैसे तो मैक्सिमम 500 किलोमीटर का आएगा नहीं, मैक्सिमम ये फॉर्मूला कहाँ तक अप्लाई करना चाहिए, जी डैश का G1 - 2H/R, सही मायने में ये 400 300 500 ऐसे जब डेटा हो ना किलोमीटर्स में तो ये अप्लाई करें। बट अगर डेटा एक बार 500 किलोमीटर के भी ऊपर चला गया तो फिर इससे गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चे फिर कैसे हम फाइंड करेंगे परसेंटेज चेंज? कुछ नहीं, आपसे मैंने बोला फाइंड आउट द वेरिएशन इन G at a height of half of the radius, at the height of the radius of the earth from the earth surface। तो सोचो H का वैल्यू कितना हो गया RE, तो आप G डैश, हमें तो ये चीज समझ आनी चाहिए ना, सरफेस से RE हाइट पर G डैश कितना हो जाएगा, G1 + H/RE, H/RE का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये G/4। तो जी डैश आ गया, तो यहां पर क्या रखोगे, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू G - G/4 अपॉन G इंटू 100। इससे ये सब जगह चला गया 3/4 इंटू 100%, 75% आंसर। क्लियर? तो डिपेंड करता है कैसे आपको सोचना। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब परसेंटेज चेंज, जब H का वैल्यू क्या हो 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो फिर आप इससे डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि 64 किलोमीटर, कितना, सिर्फ मैंने बोला फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन G एट अ हाइट ऑफ 64 किलोमीटर या 32 किलोमीटर, मैं तो कहता हूँ कितना किलोमीटर, 32 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ गया, 32 ले लो, 64 ले लो, कुछ मान लो आपने 64 ले लिया, तो नीचे कितना है 6400 इंटू 100%, तो ये चला गया कितनी बार 100, ये कितना हो गया 50 और ये हो गया 2, तो 2% का चेंज आया, तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, आ गया आंसर। क्लियर है ये चीज? चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, वेरिएशन इन G विथ डेप्थ। अब हमारी अर्थ सरफेस हो गई, इस अर्थ सरफेस के रेडियस आपको पता है RE, और मास क्या ले रहे हैं हम इसका ME। सरफेस से कितना डेप्थ, H हाइट नीचे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, ये डिस्टेंस रह जाएगी RE - H। क्लियर है जी? ये हमारी सरफेस हो गई। सरफेस से H डेप्थ नीचे, G के वैल्यू में क्या चेंज आएगा ये अपने को बताना। तो याद मैंने लास्ट टाइम पे बताया था आपको कि हमारी जो अर्थ है उसके सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा एक बात नोटिस की आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो फील्ड थी उसका वैल्यू क्या था? फील करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाते थे तो आपने बिल्कुल बेसिक क्या समझा था कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स होता है K(Q1Q2)/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फोर्स बाय चार्ज, तो आप बोलोगे E इज इक्वल टू आ गई थी K(Q1/R²।
कौन सा चार्ज से डिवाइड करते थे, Q2, क्योंकि अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड बताओ, तो ये ऐसे आती थी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। सोचो ग्रेविटेशन में सेम चीज को कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m, मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा हूँ, अट्रैक्शन का है ना, और मैं आपसे बोलूँ ग्रेविटेशनल फील्ड तो Eg, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसे ही तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल रहे हो आप। जो फील्ड है वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नाम दे दिया, तो वो आएगा कितना, जी m1/r²। ठीक है, ओके। अब याद करो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर, आप इलेक्ट्रोस्टैट 2 उठा के देखना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो होती थी k q स्मॉल r by कैपिटल R3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पॉइंट ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर मुझे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी है, जिसे मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, उसका वैल्यू इस पॉइंट पर क्या आएगा, और ये इसमें स्मॉल आर क्या चीज होती थी, सेंटर से डिस्टेंस होती थी, ये चीज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर, यही होता था। तो अगर इसी बेसिस पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसे मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जी मास ऑफ द अर्थ इनटू स्मॉल आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस, मतलब RE माइनस H अपॉन R रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब REQ। क्लियर, ओके। तो ये G कहां पर आएगा, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां पर, एट अ डेप्थ, तो मैं यहां पर लिख देता हूं GD। तो यहां पर क्या लिख देंगे, GD या फिर G इफेक्टिव, जो भी आप लिखना चाहो, G डैश GD G इफेक्टिव, GME/r²। इस R क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, RE² इंटू RE। ये चीज क्या है, क्या ये स्मॉल g, यहाँ पर G 1 माइनस h/RE। दिस इज द वेरिएशन इन G विद डेप्थ। सॉरी यहाँ पर HG लिखा, ठीक है, ये चीज मैं हटा देता हूँ, ये तो समझने के लिए थी। ये देखो ये फॉर्मूला आ गया, G इफेक्टिव इज इक्वल टू G1 माइनस h/RE। ये किसके साथ वेरिएशन है, डेप्थ के साथ। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये यहाँ पर H कहाँ से डिस्टेंस है, H सरफेस से डिस्टेंस है। गड़बड़ मत करना, कई बार स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर देता है इसमें। अच्छा H क्यों करा, मैंने सरफेस से क्यों डिस्टेंस लिया, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्या 99.9%, वो हमेशा जो आपको डेप्थ गिवन होगी वो सेंटर से डेप्थ गिवन नहीं होगी, सरफेस से गिवन होगी। इन केस अगर कभी सेंटर से आए तो क्या करना है, आपको पता है RE में से माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ये अच्छा मैं आपको ये फॉर्मूला कब वैलिड है कि सेंटर से कितने किलोमीटर या सरफेस से कितना किलोमीटर नीचे, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। पुराने वाले फॉर्मूले में आप ध्यान से समझो तो आपने अप्रोक्सीमेशन किया था, इसलिए उसमें ये समस्या आ रही थी कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन किया है, क्या आपने यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन किया है, आपने यहाँ तक आने में कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है। इसका मतलब सरफेस से कितने भी डेप्थ नीचे चले जाओ आप, आपका ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा और उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो, है ना। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, G और R, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हमने जो वैल्यू देखा ना, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करके मुझे बताना है, ठीक है। खुद से सॉल्व करके, खुद से सोच लगा के आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करो कि इसका ग्राफ कैसा है। किसका ग्राफ पूछ रहा हूँ मैं, ये जो बेसिकली अपनी
एक्सेलरेशन आया ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो सेंटर से हाइट तक कैसे वेरी किया उसका ग्राफ प्लॉट करके बताना है। ठीक है, क्लियर? किस किस का ग्राफ? आप सोचो ये ग्राफ किससे रिलेटेड होगा? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रिप्लीकेट है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। तो आप ग्राफ खुद इमेजिन करना, भेजना, फिर अगले टर्म में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक क्वेश्चन और मैं आप सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे बोला गया कि दो हमारे स्फीयर हैं, आइडेंटिकल स्फीयर, मास नहीं गिवन है, आइडेंटिकल मतलब मास भी सिमिलर रहा होगा और मटेरियल भी सेम ही रहा होगा, है ना। और दूसरा एक स्फीयर इसके जस्ट टच करते हुए ऐसे रखा हुआ है। इसका रेडियस भी आर, इसका भी रेडियस आर। आपसे बोला गया, और इसके नीचे एक ब्रैकेट में एक पॉइंट नोट कर लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वैलिड मींस कंसीडर देम एज अ पॉइंट मास। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, ये पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल। बच्चे कहते हैं यहाँ पर तो सर स्फेरिकल मास गिवन है, पॉइंट मास कहाँ है? और आपने ये बताया था कि जब बहुत बड़े मास बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो तो फॉर्मूला, इसमें वो भी नहीं है कि मास तो बिल्कुल पास पास रखे हो। बट अगर क्वेश्चन बोल दिया गया कि कंसीडर देम एज अ पॉइंट मास, तो फिर हमें वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन बोला गया कंसीडर देम as a consider the spherical body as a point mass, then find out the correct statement। अब स्टेटमेंट क्या है? पहला, F is directly proportional to r square, second F is directly proportional to 1 upon r square, third F is directly proportional to r की पावर 4, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r की पावर 4। इस तरह से चार ऑप्शन कुछ भी बना ली, पांचवा भी बना लो, नन ऑफ दीज, क्या पता नहीं है। ठीक, अब आप इसे खुद से सॉल्व करके देखो क्या आंसर आना चाहिए, है ना। तो अप्रोच कैसे बनाएंगे, इसमें एरर होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जेई के मेंस के लिए भी, है ना। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं। आपको कहीं भी मैंने मास नहीं दिया, एक चीज ध्यान रखना है ना। मैंने सिर्फ बोला दो आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉडी है ना, और इस तरह से रखे हुए हैं, और बोला इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरह पर उनके रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, आप स्क्रीन स्टॉप करके खुद से सॉल्व करने को कोशिश करो, फिर देखो कि आपका कितने लोगों का आंसर करेक्ट है। सही अप्रोच क्या है? फोर्स होता है G m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर इन्हें हमने पॉइंट मास मान लिया, तो एक मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2r। तो नीचे हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा? G इंटू m1 m2 की जगह क्या रखेंगे हम? ध्यान समझना, मास इज इक्वल टू रखेंगे डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब। सेकंड का भी ऐसे रखेंगे, तो मैं उसको स्क्वायर कर देता हूँ। ये समझ में आया क्या लिखा? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप क्या लिखोगे? डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r क्यूब। आइडेंटिकल है तो दूसरे के लिए वैसे लिखोगे, तो उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से क्लियरली देख के समझ में आ रहा होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे।